तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2025 में आई मूवी रात अकेली है 2 को। रात अकेली है 1 मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। केस अलग है पर पुलिस का किरदार सेम है। आप इस कैरेक्टर को समझने के लिए पहला पार्ट भी देख सकते हैं जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मीरा नाम की औरत को जो कि ध्यान लगा रही होती है। तभी उसे खूब सारे कौवों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है। कौवों को रोज खाना डाला जाता था। नॉर्मली वो इतना शोर नहीं मचाते थे। मीरा बाहर जाती है देखना कि कौवे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। तभी उसके चेहरे पर खून गिरता है और वहां पर आता है पुलिस ऑफिसर जटिल यादव तहकीकात करने। जटिल घर के अंदर एंट्री लेता है तो घर का माहौल बहुत अलग था। उन्हें गुरु माँ की तस्वीर दिखती है। स्पिरिचुअल गुरु हैं वो। गुरु माँ घर पर शांति प्रार्थना कर रही होती हैं। पूरा परिवार वहीं बैठा था, मीरा भी, जो कि जटिल को घूर रही होती है। फैमिली का पीए रजत बताते हैं कि मैं कंपनी के सीएफओ मीरा मैम के साथ रहता हूँ। महेंद्र जी की पोती हैं ये। उनके बड़े बेटे प्रशांत जी आपसे मिलेंगे अभी। माहौल देखने पर जटिल को समझ आता है कि पूरा परिवार गुरु माँ का परम भक्त है। प्रशांत ने सीधा डीजीपी को फोन लगा दिया था तो छोटे मोटे लोग तो नहीं थे। प्रभात मंथन नाम का अखबार चलता है इनका। वो बताते हैं कि मेरी बेटी मीरा के बेटे की कल बरसी है, इसलिए हम सब फार्म हाउस आए हैं। लेकिन फिर ये घटना हो गई। प्रशांत का बेटा यानी कि मीरा का भाई माधव इन लोगों को उस जगह ले जा रहा होता है जहां घटना हुई। माधव का बेटा है रिहान। घर में हेल्पर है काजल नाम की। उसके साथ उसकी माँ भी काम करती है। घर के पीछे साइड जब जटिल जाता है तो वहां का नजारा देख वो दंग रह जाता है। हर जगह मरे हुए कौवे पड़े हुए थे, कुछ तो अभी भी तड़प रहे थे। गुरु माँ का कहना था कि घर पे किसी ने काला जादू करा है। माधव कहता है बड़े पापा रोज इनको प्रसाद डालते थे, लेकिन आज उनके आने से पहले ही सब कुछ हो चुका था। जटिल को दिखता है सुअर का धड़ रखा हुआ प्रभात मंथन के न्यूज़पेपर के ऊपर। वो देखता है कि दीवार के सहारे सीढ़ी लगी है और रस्सी भी। सीसीटीवी फुटेज में देखने मिलता है कि उस रस्सी के सहारे 2 लोग घर के अंदर घुसे। नकाब पहना हुआ था उन्होंने ही वो सुअर का मुंह रखा था पेपर के ऊपर। फार्म हाउस में 2 चौकीदार हैं, ओम प्रकाश और उमेश। वो बताते हैं कि हम सीढ़ी लगा के चढ़ के देखे, लेकिन तब तक वो लोग भाग गए थे। हम लोग की नाइट ड्यूटी होती है। तभी जटिल को देखने मिलता है कि एक लड़का गुस्से में सबको मार रहा है। लड़के का नाम है आरव। कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आरव महेंद्र के बेटे विवेक का बेटा है। आरव की एक बहन है आस्था। मीरा आती है और सबसे कहती है छोड़ दो उसे। आरव का कमरा फर्स्ट फ्लोर पे था। उमेश बताता है कि आरव को नशे की लत है तो महीना भर उसको बड़े साहब बंद करके रखते हैं। अब डीजीपी साहब आते हैं और महेंद्र से मिलते हैं जो कि चिल्ला रहे थे कि हिम्मत है तो उसको पकड़ के लाओ जिसने ये सब कुछ करा है। उस साला मेरी कंपनी खाना चाहता है। गुरु माँ ज्ञान देती हैं तो महेंद्र शांत हो जाता है। कहती है कि जो मैं देख पा रही हूँ वो तो घटित होके रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसे। यहाँ ये देखने मिलता है कि उनकी बहुत सुनी जाती है घर में। सुअर का सर अखबार पर रखा था, मतलब बिजनेस को लेकर ही कुछ करना चाह रहा है कोई। जटिल डीजीपी से पूछता है कि महेंद्र किसको गाली दे रहे थे। वो बताते हैं कि महेंद्र जी के बड़े भाई के बेटे राजेश को गाली दे रहे थे। गिरिराज टीवी का मालिक है वो। प्रभात ग्रुप के एसेट्स को लेकर जंग चल रही है। एक तरफ इनका अखबार है प्रभात मंथन, दूसरी तरफ उसका टीवी चैनल न्यूज राइस। बहुत ही निर्दयी आदमी है राजेश, पर दोस्त है मेरा, इसलिए मैं इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व रहूंगा। फैमिली मैटर है तो तुम्हें बहुत ही सावधानी से हैंडल करना पड़ेगा। जटिल की जिंदगी में है उसकी माँ और उसकी प्रेमिका राधा। माँ से हर छोटी छोटी बात पे नोकझोंक हो ही जाती है। बिना बहस के तो उन दोनों में बात ही नहीं होती। जटिल को उन 2 आदमियों का पता चल जाता है जो कूदे थे फार्म हाउस में। वो रहते थे बस्ती में तो उन्हें पकड़ने जाते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं। उनको पकड़ते वक्त जटिल एक लड़की से टकरा जाता है जिसका नाम है निशा। नहीं, ये टिपिकल बॉलीवुड मूवी नहीं है जहाँ एक दूसरे से टकराए और प्यार हो गया। यहाँ प्यार नहीं होता। जटिल को देखने मिलता है कि वहाँ कुछ बच्चे बीमार लेटे हुए हैं। दोनों को धर लिया जाता है और खूब पीटा जा रहा होता है ताकि बता दें कि किसके करने पे किया, पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे। निशा इन दोनों के हित में बोलने चली आती है कि आप इन्हें ऐसे पीट नहीं सकते, वकील हैं हम, इस सब का हिसाब देना पड़ेगा आप सबको। ये दोनों राजेश की कंपनी में काम करते थे तो अब शक उस पर आता है कि कहीं सच में उसी ने तो नहीं करवाया। वो था डीजीपी का दोस्त तो वही बात करने जाते हैं। वो कहता कि वो लोग ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं, वो सब अंधभक्त हो गए हैं उस गुरु माँ के। जटिल उन दोनों को धमकी देता है कि बोलो नहीं तो यहीं जेल में सड़ जाओगे, कोर्ट का मुंह भी नहीं देख पाओगे। आदमी बताता है कि एक आदमी का फोन आया था, एक ही बार बात हुई थी सिर्फ, फिर मैसेज में एक एड्रेस आया था और घर पे अखबार में पैसे। हम कभी देखे नहीं उसको, बस इतना बोला उसने कि अंदर जाके सुअर का सर अखबार के ऊपर रखना है। जटिल पूछता है कि पक्षियों का खाना रखा था, उसमें कोई छेड़छाड़ की थी क्या। दोनों कहते नहीं साहब, जब हम गए थे तो वहाँ पहले से ही पंछी गिरे पड़े थे साहब। निशा जो कि इनकी तरफ से बोलने आई थी उसका मुंह बंद हो जाता है। दोनों को जिस नंबर से कॉल आया था वो प्रभात मंथन कंपनी के नाम से रजिस्टर था। जटिल को फील होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो जाता है फार्म हाउस तो कोई गेट ही नहीं खोल रहा था। जटिल कूद के अंदर जाता है तो उमेश गार्ड रूम में सो रहा था घोड़े बेच के। तो अभी जटिल को मीरा दिखती है खून के छींटों से भरी हुई। मीरा कहती सब चले गए,
सब खत्म कर दिया उसने। जटिल उमेश को हिला हिला के होश मिलाता है और कहता कि मीरा जी का ध्यान रखो, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ। जटिल अंदर जाता है तो उसे आस्था दिखती है जो कि रेहान के साथ टीवी रूम में थी। वो काफी घबराई हुई थी। जटिल पहली मंजिल पर जाता है तो उसे ओम प्रकाश लहूलुहान मिलता है। थोड़ा आगे चलने पर विवेक पड़ा मिलता है। कमरे के अंदर उसकी बीवी सीमा भी मरी पड़ी थी। आरव की लाश स्विमिंग पूल में तैर रही होती है। जटिल बाकी कमरों में जाता है तो घर के सभी सदस्य मरे पड़े थे। बड़ी बेरहमी से मारा गया था सबको। और नोटिस करने वाली बात यह थी कि सबके मुंह पर पिलो कवर उड़ाया गया था। सिर्फ मीरा, आस्था, रेहान और उमेश ही सही सलामत बच पाए। ओम प्रकाश की सांसें चल रही थी तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। रातों रात इतने जाने माने लोगों का परिवार खत्म हो गया तो ये बहुत बड़ी बात थी। जटिल के होते हुए इतना सब हो गया। डीजीपी एसपी चौहान को इस केस का इंचार्ज बना देते हैं तो अब जटिल को उसके अंडर काम करना था। गुरु माँ आती है वहाँ मीरा और बच्चों को अपने साथ ले जाने। फॉरेंसिक टीम आती है जिसे हैंडल कर रही थी डॉक्टर रोजी पानीकर। वो कट टू कट बात करती हैं और सिर्फ काम की ही बात करती हैं और उन्हें पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उन्हें लापरवाह समझती हैं। स्विमिंग पूल में आरव पड़ा था और वहीं पर धराती मिलती है, एक तरह की बड़ी चाकू। अब राधा और माँ का मेल जोल होना शुरू हो जाता है। राधा भी पढ़ाई कर रही है। अब मीरा से पूछताछ की जाती है। वो बताती है कि मैं बाथरूम में थी। करीब 10 साढ़े 10 बजे मैंने कुछ आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा कमरा खोलने की कोशिश कर रहा है। सोने से पहले मैं मेडिटेट करती हूँ तो कर ही रही थी कि तभी किसी के चिल्लाने की आवाजें आई। जैसे ही मैं बाहर आई मैंने देखा चाचा जी जख्मी हालत में अपने कमरे से बाहर निकले। आरव गुस्साया हुआ धराती लेके घूम रहा था। उसने मीरा को देखा तो उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी मीरा के पीछे ओम प्रकाश आ गया। आरव दौड़ा मीरा को मारने के लिए पर वो हट गई तो आरव ने ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। मीरा नीचे भागी तो उसे आस्था मिल गई तो उसने उसको और रेहान को टीवी रूम में ही रहने को कहा। मीरा बाहर गई तो देखा आरव की लाश तैर रही है स्विमिंग पूल में। मीरा कहती आरव ने मारा है सबको। डॉक्टर पानीकर बताती हैं जिस तरह लोगों को मारा गया है ऐसा लग रहा है कि बहुत गुस्से में मारा गया है क्योंकि कट्स परफेक्ट नहीं है। आरव ऊपर से नीचे गिरा तो उसकी खोपड़ी फ्रैक्चर हुई तो वो मौके पर ही मर गया। जटिल पूछता है धराती पर आरव के फिंगरप्रिंट मिले क्या? डॉक्टर कहती है पानी में मिला था। अगर फिंगरप्रिंट मिलेंगे भी तो क्लियर नहीं मिलेंगे। जटिल का जूनियर नंदू बताता है कि जब हम लोग गए थे पहली बार घर तो उस दिन भी लड़का हिंसक हो रहा था और ये नशे भी करता था। डॉक्टर कहती है सही कह रहा है। उसके नाक के अंदर व्हाइट पाउडर के कण मिले हैं। जिस हिसाब से आरव के बारे में पता चला सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सबको यही लगता है कि आरव ने ही सबको मारा है। जटिल ऐसा नहीं सोच रहा था। वो कहता मुझे नहीं लगता सारे खून गुस्से में किए गए हैं। सबकी बॉडी रिलैक्स्ड मोड में मिली है। किसी झड़प के निशान भी नहीं मिले। शायद पूरे परिवार पर नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है। उन कौओं का मरना, पूरे हत्याकांड का मंजर हमें पहले ही दिखा दिया गया था। जहाँ कौए मरे वहाँ रखे वाटर सैंपल के टेस्ट से पता चला कि उसमें नींद की दवाई मिलाई गई थी। वो दवाई ऐसे लोग लेते हैं जिन्हें एंजाइटी या डिप्रेशन होता है या नींद नहीं आती। ये लड़का अगर इतना डिस्टर्ब था तो इतनी प्लानिंग नहीं कर सकता। कुछ और भी घटा है वहाँ पे। एसपी चौहान जटिल को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि वो उससे बेटर है तो जलता है। उमेश से पूछने पर वो बताता है कि उसे नहीं पता उसको इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। शाम को 6 बजे सवेरे वाले गार्ड लोग चले जाते हैं। काजल और उसकी माँ भी निकल जाती हैं 7 साढ़े 7 बजे तक। आखिर में अपना मालिक किशोर निकला होगा। हम खाना पहले खाते हैं और ओम प्रकाश अपने राउंड के बाद। वॉकी टॉकी पर हमने सुना कि ओम प्रकाश मेरा नाम पुकार रहे हैं पर मेरी आंख लग चुकी थी। जो 2 आदमी पकड़े गए थे पहले एसपी चौहान उनको पीटने में पड़ा होता है। वो कहता कि ये दोनों आरव के प्लान में शामिल थे। अब मैं निकलवाऊंगा इनका कन्फेशन। जटिल को पता था कि ये गलत है पर अपने सीनियर के आगे उसकी कहाँ ही चलती। ऑफिसर नंदू जटिल से कहता है कि आप खुद ही उड़ता तीर लिए हैं, नहीं तो अब तक बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती। मीडिया वाले शाबाशी दे रहे होते और नेटफ्लिक्स वाले बनाते पिक्चर। आरव नहीं काटा है अपने परिवार को। जिस सिम कार्ड से उन 2 आदमियों को फोन गया था वो आरव के नाम पे ही शो किया गया था। आरव के कमरे में 2 फोन मिले, एक उसका पर्सनल फोन नंबर और दूसरा उसी सिम के साथ। बहुत बड़ा केस है ये। दूसरे ही हाथ सेकिए ना आप, इतना अंदर क्यों घुसना है आपको? जटिल राधा से मिलने उसके घर जाया करता था। माँ ने तो वहाँ भी आना जाना शुरू कर दिया। जटिल राधा के साथ जो थोड़ा बहुत समय बिता पाता था वो भी कम हो गया। आस्था राजेश के न्यूज चैनल पर चली जाती है अपना इंटरव्यू देके अपनी बात रखने। चौहान ने उन 2 लड़कों को इतना पीटा कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। निशा डीजीपी ऑफिस पहुंच गई और धरना दे दिया पुलिस के खिलाफ। मीडिया भी चढ़ गई थी पुलिस पर कि कैसे सॉल्व कर रही है पुलिस केस को। डीजीपी एसपी चौहान को अच्छे से हड़काते हैं। तुम्हारे चक्कर में अब हम पर उंगलियां उठ रही हैं। अब अपने थाने से 2 जूनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड करिए जाके। डॉक्टर पानीकर बताती हैं कि सबको नशीला पदार्थ दिया गया था। नशीला पदार्थ खीर में था। आस्था लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो उसने खीर खाई नहीं। ओम प्रकाश का खाना खाना बाकी था और मीरा ने खीर खाई ही नहीं। जटिल अब आस्था से पूछताछ करता है। वो बताती है कि आरव को नशे की लत थी। उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते थे तो बड़े पापा ने उसे फार्म हाउस के कमरे के अंदर बंद रखने को बोला। वो पागल हो रहा था बंद पड़े पड़े। बाहर जाना चाहता था वो, लेकिन वो किसी को मारने की प्लानिंग क्यों ही करेगा। उस रात बिल्कुल नॉर्मल था, हमारे साथ वीडियो गेम खेल रहा था। उस रात मैंने ओम प्रकाश को देखा था। उन्होंने कहा कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और
फिर से सब चेक करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे सामने वायरलेस पे उमेश से कांटेक्ट करने का ट्राई भी किया था। उनके जाते ही आरव भी टीवी रूम से चला गया। रेहान सो गया था तो मैं अकेले ही गेम खेलने लगी। तभी मुझे चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैंने ओम प्रकाश को सीढ़ियों से ऊपर जाते देखा। फिर खून से लथपथ मीरा दी नीचे आई और मुझे टीवी रूम में वापस ले गई। जटिल कहता, प्रभात ग्रुप आपकी फैमिली की धरोहर है जो कि शायद राजेश हड़पना चाहता है, फिर भी आप यहाँ आई। आस्था कहती कि प्रभात मंथन खत्म हो चुका है। मीरा दी के बेटे अर्जुन की मौत के बाद मीरा दी ने कंपनी के सारे एसेट्स पे लोन लेकर कंपनी को खत्म कर दिया। उनकी इमोशनल और मेंटल कंडीशन मुझे ठीक नहीं लगती। वो विश्वास के लायक नहीं है। मुझे और मेरी फैमिली को राजेश अंकल से कोई खतरा नहीं था। जटिल कहता, तो फिर किससे खतरा था उनको? आस्था कहती, गीता वोहरा जो अपने आप को गुरु माँ बोलती हैं, वो एक नंबर की ढोंगी हैं, ताकत की भूखी हैं। वो इन सब के पीछे वही हैं। मीरा दी के कहने पे वो घंटों आरव के साथ कमरे में बंद रहती थी। ये फोन सिम सब उसी ने किया होगा, भाई का नाम लेकर उसी ने मारा है मेरे परिवार को। जटिल अब गुरु माँ से पूछताछ करना चाहता है। इस घर से जो खीर प्रसाद के रूप में जाती थी उसे कौन बनाता था, कौन देने जाता था? गुरु माँ कहती, हर शनिवार इसी घर की रसोई में बनती है। आपके प्रसाद में नींद की गोलियां मिली हैं, हमने तो डाली नहीं। गुरु माँ प्रवचन दे दे के बात कर रही होती हैं, जो कि जटिल को रास नहीं आ रहा होता। वो कहती हैं, जब कोई इतना विचलित होकर सत्य की खोज में हमारे पास आता है, हम तभी समझ जाते हैं कि उसके अपने ही जीवन में कोई असत्य है जो उसे झंझोड़ रहा है। जूझ रहे हो ना तुम, अकेलेपन से, घबराहट से, भय से। उस रात को सोचते हो तो असहाय महसूस करते हो। जटिल उनकी और बातें सुने बिना वहाँ से चला जाता है। जटिल मीरा के पति से मिलता है जो कि लंदन में था तो बच गया। पेशे से डॉक्टर है वो, उसकी इस परिवार से बनती नहीं। जटिल पूछता है, आपके बेटे को क्या हुआ था? वो बताते हैं कि उसके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। मीरा उसे लंदन लेके आई लेकिन वो बच नहीं पाया। जानवरों की तरह ट्रीट करते थे मीरा के पिताजी और बड़े पापा आरव को। ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं होता। जटिल कहता, उसके परिवार वालों ने कुछ बोला नहीं? वो कहता, अगर विवेक अंकल बगावत करते तो मेरी तरह वो भी इस परिवार से बाहर हो जाते। वो कॉल पे किसी को वही दवाई लाने बोलता है जो खीर में मिलाई गई थी। जटिल को पूछने पर बताता है कि मीरा की दवाई है ये। अर्जुन की मौत के बाद उसे एंजाइटी और इंसोम्निया हो गया तो इसीलिए लेनी पड़ती है ये दवा उसे सोने के लिए। काजल से पूछताछ की जाती है कि गुरु माँ वाला मामला कब से शुरू हुआ घर में? काजल कहती, महेंद्र जी पहले से ही मानते थे उनको। मीरा दी के बच्चे के जाने के बाद ये सब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। बदरंगी कपड़े, सात्विक भोजन, व्रत, घंटों प्रार्थना सभा चलना, हवन और न जाने क्या क्या। जटिल नंदू को अर्जुन की मेडिकल फाइल निकलवाने बोलता है। डॉक्टर पानीकर बताती हैं कि पहले खून हुआ महेंद्र बंसल का। महेंद्र की स्किन में धराती से फ्रेशली कट ग्रास का पार्टिकल मिला है। प्रशांत बंसल की मौत आर्म चेयर पर ही हुई। वो सो गया होगा इसलिए किसी झड़प के निशान भी नहीं मिले। उसे बार बार धराती से मारा गया और फिर गला काट दिया गया। महेंद्र और प्रशांत का खून हमें सीढ़ियों पर मिला। फिर ऊपर आकर खूनी ने मीरा का दरवाजा खोलने की कोशिश की। डोर हैंडल पर खून के निशान मिले। मीरा का दरवाजा उससे खुला नहीं क्योंकि अंदर से बंद था। बगल में माधव बंसल का रूम है। सबसे कम स्ट्रगल किया माधव ने। वो बेसुध सो रहा था। उसके गले को बार बार काटा और फिर उसका सर लैपटॉप पे गिर गया। सीमा बंसल सोई नहीं थी। वो बीच हमले में उठ गई होगी। स्ट्रगल करते करते बेड से नीचे गिरी। पीछे से उसका हस्बैंड विवेक आया होगा बाथरूम से। शायद उसने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की होगी। खूनी ने विवेक के गले पर हमला किया। विवेक दरवाजे के बाहर आ गया और वहीं गिर गया। मीरा ने इसी वक्त विवेक यानी अपने चाचा को देखा था जख्मी हालत में। उसने देखा आरव को। आरव ने उस पर हमला करना चाहा लेकिन तभी ओम प्रकाश आ गया तो उस पर हमला कर दिया। हो सकता है ओम प्रकाश ने आरव को लात मारा होगा या धक्का दिया होगा जिसके चलते आरव खिड़की तोड़कर नीचे स्विमिंग पूल में जा गिरा। सबके चेहरे पर पिलो केसेस डाले गए थे। आरव के सब अपने थे तो खून करने से पहले वो किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता रहा होगा तो इसलिए डाल दिया होगा पिलो कवर। जहाँ गार्डनिंग का सब औजार रखा जाता है उस टूल सेट के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उसकी फुटेज देखने पर जटिल को दो लोग देखने मिले टूल सेट की तरफ। पहला ओम प्रकाश जो कि अपने राउंड पर था, फिर उसके बाद मीरा। मीरा जब टूल सेट की तरफ गई तो उसके हाथ शॉल के बाहर थे। 5 मिनट के लिए वो ब्लाइंड स्पॉट पे थी और जब फिर से कैमरे में दिखी तो पूरा शॉल लपेट रखा था और उनके दोनों हाथ शॉल के अंदर थे। डॉक्टर पानीकर कहते हैं कि आरव की बॉडी मीरा और आस्था के रूम के अंदर जाने के बाद गिरी। वो कैसे बताओ? जटिल कहता है आरव ने मीरा को अपने पेरेंट्स पर हमला करते देखा। वो उनसे लड़ा और मीरा पर हमला किया। मीरा की चीख सुन के ओम प्रकाश बीच में आ गया। उसके बाद जैसा कि आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। आस्था ने भी ओम प्रकाश को ऊपर जाते देखा था। एसपी चौहान कहता फिर मीरा ने आस्था और रेहान को क्यों नहीं मारा? जटिल कहता अगर अकेले बचती तो सारा शक उन्हीं पर जाता। वो शुरू से दिखाना चाहते थे कि खतरा बाहर से आया है। वो सिम कार्ड आरव के नाम पर था पर उस फोन का इस्तेमाल किसने किया ये हमें नहीं पता है। उन सबको नशीला पदार्थ किसने दिया ये भी हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो नशीला पदार्थ सबकी बॉडी में मिला है वो मीरा जी लेती हैं। डीजीपी कहता मीरा के पास क्या वजह होगी सबको मारने की? जटिल कहता जिस रात खून हुए उस रात माधव अपने लैपटॉप पे काम कर रहे थे, अपनी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टडी कर रहे थे। अपने बेटे की मौत के बाद पिछले 1 साल में मीरा ने शेल कंपनी INB के जरिए
जरिए जो प्रॉपर्टीज गुरु माँ के नाम की हैं वो कम से कम 2000 करोड़ की हैं। आस्था का कहना है कि उसके पिता अगली बोर्ड मीटिंग में प्रभात मंथन छोड़ रहे थे। उसके पहले गुरु और चेले ने मिलकर प्लान बनाया और सबको खत्म कर दिया। अब तक लग रहा था आरव ही खूनी है, पर अब मीरा भी शक की निगाहों पर आ गई। मीरा से पूछने पर वो बताती है कि वो उस रात धूम्रपान करने गई थी बाहर। जटिल कहता आरव को उस तरह बंद करके रखना क्या सही था। मीरा कहती हर तरह का गंदा नशा करता था वो, 3 बार रिहाब जा चुका था वो, पिछली बार तो कोमा में चला गया था। गुरु माँ ने जब से उसके साथ ध्यान करना शुरू किया काफी बदलाव आ गया था उसमें। हमने उसे थेरेपी भी करवाई, पर क्या ही सीखा उससे, यही कि वो बेहतर डिजर्व करता है। झूठ है ये पीढ़ी बस आनंद चाहती है बिना दुख के। जिंदगी का नाम है कष्ट सहना और दुख में जीना। जो यहाँ हैं वो दुख दर्द सब सहेंगे, जो चले गए वो आजाद हैं। आरव अब आजाद है, उसने बाकी सबको भी आजाद कर दिया। जटिल डॉक्टर पानिकर को मीरा के मरे हुए बेटे अर्जुन की मेडिकल फाइल दिखाता है। वो बताती हैं कि उसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हुआ था। इससे ज्यादा वो कुछ बता ही नहीं रही थी, क्योंकि उनका मूड ऑफ था कि आए दिन पुलिस नई थ्योरी बना के ले आ रही है और मुझे फिर से सब जांच करनी पड़ रही है। जटिल उन्हें विश्वास दिलाता है कि बाकी ऑफिसर्स के जैसे वो फालतू थ्योरी नहीं बना रहा। वो सच के तह तक जाना चाहता है और चाहता है कि सारे सवालों के जवाब मिले और असली खूनी पकड़ा जाए। डॉक्टर को समझ आ जाता है कि जटिल सही ऑफिसर है, तो वो और जानकारी देने को मान जाती है। जटिल पूछता है अर्जुन को जो इन्फेक्शन था वो कितनी जल्दी जानलेवा हो सकता है, क्या 1 हफ्ते में जान जा सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से बच्चा 15-20 दिन से बीमार था, तो 1 हफ्ते में तो नहीं हो सकता। जटिल अर्जुन के स्कूल सर्टिफिकेट दिखा के कहता कि वो स्विमर था। उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट में तो उसके लंग्स हेल्दी बता रहे हैं। मीरा ने सोशल मीडिया पर अर्जुन के साथ एक पोस्ट डाला था। जटिल पूछता अर्जुन के फेस पे क्या लगा है। डॉक्टर कहती नेबुलाइजर है ये, जब सांस लेने में दिक्कत होती है तब लगाते हैं। जटिल को याद आता है कि बस्ती में जो बच्चे बीमार थे उनके मुंह पर भी यही लगा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि मीरा का पोस्ट 28 जनवरी का है और अर्जुन की मौत 31 जनवरी को हुई और फिटनेस सर्टिफिकेट पे डेट 24 जनवरी की है। इतनी जल्दी सब नहीं हो सकता। अर्जुन की मेडिकल रिपोर्ट्स फर्जी हैं, फैमिली को छुपा रही है। डॉक्टर जटिल को सलाह देती हैं कि ये सब अभी डीजीपी को मत बताओ, बल्कि अभी और जानकारी इकट्ठा करो। जटिल निशा के पास जाकर बीमार बच्चों के बारे में पूछता है। निशा बताती है पिछले साल मेरे पिता की सर्जरी थी, 26 जनवरी की रात थी। हमने देखा कि इमरजेंसी के बाहर रोना पिटना मचा हुआ है। लोगों ने बताया कि स्कूल में बच्चों को अचानक उल्टी खांसी सर दर्द शुरू हुआ। जांच करने पे पता चला कि हादसा स्कूल के कमरे में ही हुआ था। निशा जटिल को स्कूल के उस कमरे में ले जाती है जहां बच्चे खड़े थे। उस दिन कमरे में एक मैन होल था। निशा बताती है कि यहाँ से बच्चों को कुछ बदबू सी आई। कोई नई बात तो थी नहीं। बच्चे नाक मुंह सिकोड़ के हाथ में झंडा लेके खड़े रहे कतार में। जहर जाता रहा फेफड़ों में। जटिल कहता किसने परमिशन दी थी यहाँ नाले के ऊपर स्कूल बनाने की। निशा कहती कि पूरी बस्ती अवैध है, गरीब का दुकान मकान कहाँ परमिशन लेकर बनता है यादव जी। स्टेज पे चल रहा था भाषण। यहाँ बच्चों को सांस नहीं आ रही थी। 9 बच्चों की मौत हुई और न जाने कितने बीमार हुए, कुछ तो आज भी मर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा दूर एक फैक्ट्री है जो कि रबड़ बनाती है। सारा जहर इसी फैक्ट्री से बहकर यहाँ फटा। जटिल कहता किसी ने केस दर्ज किया था क्या। निशा कहती किसके खिलाफ करें। कोई कहता कोरिया की कंपनी थी, फोरमैन भाग गया, मैनेजर ताला बंद करके गायब है और वर्कर्स को कुछ पता नहीं। असली मालिक कौन है इस कंपनी का कोई नहीं जानता। कंप्लेन दर्ज हुई यहाँ के हलवाई के खिलाफ और जो टीचर स्कूल चलाते हैं उनके खिलाफ, और बाकी लोग दुबक कर बैठ गए, घर ना उजड़ जाए ये सोचकर। बुलडोजर का डर तो जानते ही होंगे ना आप। जटिल पूछता है बंसल परिवार का लड़का अर्जुन का इस केस से क्या कनेक्शन हो सकता है। निशा कहती वो लड़का तो खुद मौजूद था यहाँ अपनी माँ के साथ हादसे वाले दिन। वो खुद गवाह थी, लेकिन उनके अखबार ने सारा का सारा नैरेटिव ही बदल दिया। जटिल खंडहर पड़ी उस फैक्ट्री में जाता है जहाँ उसे जली हुई फाइल मिलती है। उसे एक राज पता चलता है उससे। जटिल अब मीरा से पूछता है कि आपने वो खीर क्यों नहीं खाई थी। मीरा कहती मेरा पेट भर गया था इसलिए नहीं खाई, सिंपल। आरव को नींद की गोलियां कहाँ से मिली। मीरा कहती आस्था से पूछो, फोन भी तो उसे नहीं दिया था ना। नींद की गोलियां तो आप लेती है ना। मीरा कहती पहले लेती थी, लेकिन गुरु माँ की मदद से दवा की आदत छूट गई थोड़ी थोड़ी। आपने खीर नहीं खाई, लेकिन आप रात में बाहर निकलती हैं सिगरेट पीने, टूल सेट की तरफ जाती हैं और 5 मिनट बाद वापस आती हैं। जब घर में हत्याएं हो रही थी तब आप मेडिटेशन करने में लगी थी। खूनी आपके दरवाजे तक आता है फिर लौट जाता है, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरा बंद था जो कि है आपका। आप दरवाजा खोलकर बाहर आई। खूनी ने आपको मारना चाहा पर मार नहीं पाया, और जब आस्था चीख सुनकर ऊपर आ रही थी तब आपने उसे वहीं रोक दिया, जबकि उसके घायल माँ बाप आपके सामने पड़े हुए थे। उसे आपने कमरे में बंद कर दिया। फिर इसके बाद आपने पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करने का सोचा नहीं। आपका दरवाजा क्यों बंद था अंदर से। मीरा कहती मैं चेंज कर रही थी, फिर आपने आवाज सुनकर दरवाजा खोला। बगल वाले कमरे में आपका भाई मरा पड़ा था, आपको दिखा नहीं क्या। मीरा कहती मैं जाना चाहती थी उसके कमरे में, पर दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी तो मैं वहाँ चली गई। फिर वहाँ आपको आरव दिखा दिया जो कि धराती लेके अपनी बहन के कमरे में गया उसे मारने।
मीरा कहती हाँ। जटिल कहता आरव आधा घंटा पहले आस्था और रिहान के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। नहीं जानती थी ना आप, इसलिए इतनी आसानी से झूठ बोल दिया आपने। अब बताओ आरव तक नशीला पदार्थ किसने पहुंचाया, उस तक धराती किसने पहुंचाई? मीरा कहते मुझे नहीं पता। पिछले साल के गणतंत्र दिवस पर आप एक स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट के रूप में गई थी ना। अर्जुन की रिपोर्ट में लिखा है कि वो 15-20 दिन से बीमार चल रहा था, तो फिर वो इस स्कूल में क्या कर रहा था? हमारे पास सबूत के तौर पर फोटोज भी हैं। आप ही की थी ना वो नाजायज फैक्ट्री। न किसी की अकाउंटेबिलिटी न कोई सजा, और सजा तो आपको मिल ही रही थी। प्रभात मंथन के नाम से नफरत हो गई थी आपको, सब कुछ आप गुरु माँ के नाम करने लग गई थी। आपके इस पश्चाताप का जब आपके परिवार को पता चला तो बड़ा हंगामा हुआ होगा। उसके बाद भी शांति नहीं मिली आपको। अपनी कंपनी, अपना परिवार, अपना धन, सबसे नफरत होती चली गई आपको। और अपने बेटे की बरसी के दिन आजाद कर दिया सबको। आपको तो पता भी था कि आपके बेटे के फेफड़े में क्या गया, पर बस्ती के बच्चों के माँ बाप को तो पता ही नहीं चल पाया कि उनके बच्चों को अंदर से क्या खा गया। मीरा बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। जटिल को तभी उन तस्वीरों में कुछ दिखाई पड़ता है। अब एक मीटिंग होती है जिसमें जटिल, डीजीपी, गुरुमा, राजेश शामिल थे। एसपी चौहान भी। आपसे समझौता करके केस रफा दफा करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। तय होता है कि आरव वाली थ्योरी को ही सच मानकर इस केस को बंद कर दिया जाए। आरव की मानसिक स्थिति गड़बड़ाई हुई थी, तो मानना आसान है लोगों के लिए कि वो खून कर सकता है सबका इतने बुरे तरीके से। एसपी चौहान ने उमेश के घर की तलाशी ली तो वहाँ से उन्हें नशीला पदार्थ मिला। तो मतलब उमेश आरव को नशीला पदार्थ देता था नशा करने के लिए। राजेश चाहता था कि मीरा के पास जो है वो सब उसका नाम कर दे, नहीं तो जो जटिल की थ्योरी है उसको सच माना जाएगा। जटिल इन बड़े लोगों के सामने मजबूर था, कुछ नहीं कर सकता था, चाहे जितना किसी को समझा ले या बगावत कर ले। गुरु माँ जटिल से कहती हैं कि अपना नाम ठीक कर लेना चाहिए आपको, आखिर में ना लगाएं, ला नहीं, इससे आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप पर एक बुरा साया है, पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। ओम प्रकाश को होश आ गया था तो जटिल उससे मिलने जाता है। ओम प्रकाश बताता है कि हम रात में राउंड पे निकले थे, देखा कि किचन के पास का दरवाजा खुला है। अंदर घुसे तो आस्था मैडम दिख गई। उनको बताया कि पीछे का दरवाजा खुला रह गया था, अब फिर से सब चेक करना पड़ेगा। लौट ही रहते कि तभी ऊपर से आवाजें आई। देखा कि आरव बाबा मीरा जी को मारने दौड़े, वो हट गयी और उसने हम पर हमला कर दिया। हम उसको मारना नहीं चाहते थे, खुद को बचाने के लिए धक्का दिया उसे, तो वो खिड़की तोड़कर नीचे गिर गया। जटिल कहता अच्छा, खुद को बचाने के लिए उसे मारा। उमेश नशीला पदार्थ लाता जरूर था, लेकिन उसे देते आप थे, आप ही की प्लानिंग थी। आरव से फोन मांगा और उन लड़कों को पूरा प्लान समझाया ताकि लगे कि खून उसी तरह से हुआ जैसे पिछली सुबह वो लड़के फार्म हाउस में घुसे थे। शाम को माली के जाने के बाद आप टूल शेड के अंदर घुसे और वहाँ मिली आपको धराती। पीछे का दरवाजा आपने खुला रखवाया था आरव से। उस रात आपके घर में घुसने से पहले आरव आस्था के साथ था। आरव आस्था के साथ सिर्फ वीडियो गेम नहीं खेल रहा था, वो आपका इंतजार कर रहा था। आपकी आवाज सुनकर आरव जैसे ही कमरे से बाहर आता है आप उसे रोक लेते हैं नशीला पदार्थ देने के लिए। जैसे ही आरव अपने कमरे में गया आप निकल पड़े लाशें बिछाने। यही मौका था ना आपके पास परिवार से बदला लेने का। सबके चेहरे को कवर किया आपने ताकि खून के छींटे आपके कपड़ों पर ना आए। आपने मीरा के कमरे में जाना चाहा पर वो बंद था। जब आप विवेक और सीमा के कमरे में पहुंचे तो वहाँ बात पलट गई। जब आपने उन दोनों को मारा तो शोर सुन के आरव आ गया और आपको पकड़ लिया। उससे हाथापाई हुई तो आपको भागना पड़ा। शोर सुन के ऊपर मीरा बाहर आई और नीचे से आस्था। आप हर जगह से घिर चुके थे। आपको मीरा के पीछे देख आरव आप पर हमला करने के लिए दौड़ा, जिसको मीरा समझ नहीं पाई। आपने आरव को धक्का दे दिया। नंदू जो कि ये सब फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था वो पूछता है कि ऐसा क्यों करेगा ये। जटिल एक फोटो दिखाता है जिसमें मीरा अर्जुन को गोद में लिए अस्पताल जा रही है। पीछे ओम प्रकाश भी था अपनी बेटी रिंकी को गोद में लिए हुए। ओम प्रकाश की बेटी रिंकी उसी स्कूल में पढ़ती थी। उस वक्त ओम प्रकाश ड्राइवर था बंसल परिवार का। रिंकी और अर्जुन उसी कमरे में थे जहाँ मैनहोल था। तभी वहाँ गैस लीक हुई और कमरे में मौजूद दोनों को उल्टियां शुरू हो गईं। मीरा मैडम अर्जुन को रातों रात ले गई लंदन और इसको यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। बोले फैक्ट्री से कुछ नहीं निकला, तुम झूठ फैला रहे हो। हम रोए गिड़गिड़ाए कि बच्चों को सांस नहीं आ रहा है, लेकिन ये लोग गेट नहीं खोले अपने घर का, बल्कि हमको और बस्ती वालों को डराया धमकाया। बस्ती उजड़ जाने के डर से सबको चुप करा दिया। आंख नहीं मिला पाते थे ये लोग हमसे। बाद में हमको फार्म हाउस भेज दिए। ये सोचे भूल जाएंगे हम अपनी रिंकी को। इस परिवार का मरना उसी दिन से तय था जिस रोज हमारी बिटिया की अर्थी उठी थी। इनकी फैक्ट्री जहर उगले, इनका अखबार झूठ बोले और मरे हमारा बच्चा। हाँ, हमने मारा है बंसल परिवार को। मदद के नाम पर अपने अखबार में पता है क्या छापा? हम ही ने मारा है अपना बच्चा, क्योंकि हम गंदी नाली के कीड़े जो हैं अपने बच्चों को गटर का पानी पिलाते हैं, गंदी बस्ती में रखते हैं, कचरा जलाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। हम क्या नागरिक नहीं है क्या? गरीब के सर पर छत नहीं हो, पीने को साफ पानी ना हो, तो क्या हम इनसे घटिया इंसान हो गए? इनसे ज्यादा अच्छे हैं हम साहेब। मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन हमारी भी तो एक सीमा है। तभी हमने सोचा कि हम अपने बच्चों की बरसी तभी मनाएंगे जब ये परिवार खत्म हो जाएगा।
ये पूरे कन्फेशन की वीडियो हर किसी के मोबाइल, हर न्यूज चैनल में चल रही होती है। सबके सामने सच आने के बाद डीजीपी जटिल को ही सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि प्लान तो कुछ और ही था। पर जटिल ने एक नया ही एंगल खोल दिया, जो कि डीजीपी और राजेश के फेवर में नहीं था। डीजीपी पानिका से पूछते हैं, ओम प्रकाश का कन्फेशन लीक कैसे हो गया? डॉक्टर कहते हैं कि वीडियो लैपटॉप में पड़ी थी, मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है। डॉक्टर और जटिल चाहते थे कि दुनिया को सच पता चले, तो उन्होंने ही वीडियो लीक करी थी। डीजीपी भी जानते थे कि झूठ बोल रही है मैडम। पीएम मीरा से कहता, गुरु माँ ने वादा किया है कि आपको कोरिया वाले आश्रम भेज के रहेंगी। मीरा पीएस से कहती है, राजेश को बता देना कि मैं यही हूँ, और जिस फैक्ट्री का बता के मुझे डराने की कोशिश कर रहा है वो मेरे नाम है ही नहीं। बड़े पापा ने सालों पहले वो किसी और का नाम कर दी थी। अब डॉक्टर पानेकर और जटिल की अच्छी दोस्ती हो गई है। डॉक्टर उसके घर आते जाते रहती हैं। राधा को चाहिए था कि जटिल उसे प्रपोज करे शादी के लिए। जटिल का कहना था कि पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर करेंगे सब कुछ। तभी माँ की आवाज आती है कि क्या आग लगा रखे हो किचन में तुम लोग, अंदर खिड़की दरवाजे खोलो जल्दी। जटिल को गुरु माँ की बात याद आती है, उन्होंने कहा था उस पर बुरा साया है। जटिल माँ को देख के सोचता है, सही कह रही थी गुरु माँ। इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी सस्पेंस से भरी थी, और अंत में जो खुलासा हुआ वो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब कोई गलत के खिलाफ आवाज उठाता है तो ऊंचे पद पर बैठे लोग कैसे उसकी आवाज दबा देते हैं। जब नहीं मिलता कहीं से इंसाफ तो फिर खुद ही इंसाफ करना पड़ जाता है। फिल्म हमें भटकाने में कामयाब रही। हमें एक पल को यकीन हो जाता है कि आरव नहीं खून किया होगा, फिर दूसरे पल ये भी लगता है कि गुरु माँ ही इस सबके पीछे है। एक पल को जटिल के साथ भी हम नजर आते हैं कि हाँ, मीरा ही खूनी है, लेकिन खूनी निकला कोई और ही। फिल्म लिखी अच्छी गई है और बनाई भी अच्छे से गई है, पर कुछ लूप होल्स भी दिखे मुझे। सबसे बड़ा लूप होल तो मुझे यही लगा कि जब टूल शेड की साइड जो कैमरा लगा था उसकी फुटेजेस में तो दिखा ही होगा ना कि ओम प्रकाश टूल शेड के अंदर गया है धराती लेने, तो ये कॉमन सेंस वाली चीज इग्नोर ही कर दी गई सस्पेंस बनाए रखने के लिए। जब उमेश के घर से नशीला पदार्थ मिला तो उसने बताया नहीं कि ओम प्रकाश उसे देता था आरव को। ये चीज भी फिल्म में स्किप कर दी। ओम प्रकाश ने कब खीर में नींद की गोलियां मिलाई, कहाँ से मिली उसे वो गोलियां, ये न दिखाया गया न बताया गया। ओम प्रकाश को सिर्फ बदला लेना था। उसे इंतजार था कि कब फार्म हाउस में सब आए और वो उन्हें मार दे। तो जब उसे बदला ही लेना था और उसे पता रहा ही होगा कि इतने लोगों को मारने के बाद तो वो तो पकड़ा जाएगा ही, तो शुरुआत में इतना सब करके पुलिस का ध्यान अपनी ओर क्यों खींचा? कौओं को मारने वाला सीन करने के बजाय रात होते ही सबको मार डालता, बात खत्म हो जाती। उसको लगा ये सब करेगा तो राजेश पर शक जाएगा। ये प्लान उसका पूरी तरह से फुस था। अगर कामयाब हो भी जाता तो भी वो पकड़ा ही जाता। इतना सस्पेंस बनता ही नहीं अगर आरव बीच में ना आया होता और ओम प्रकाश को ना मारा होता। और क्या ओम प्रकाश को नहीं पता था कि मीरा ने खीर नहीं खाई है? सबसे पहले तो उसे ही मारना चाहिए था, क्योंकि बाकियों की चीख सुनकर तो वो बाहर आती ही। धीरे से उसका दरवाजा खटखटाता, वो बाहर आती और मार देता। और बचे रेहान और आस्था। क्या ओम प्रकाश का उन दोनों को भी मारने का प्लान रहा होगा? कैसे मारता वो अपनी बेटी की उम्र के बच्चे रेहान को? अगर प्लान रहा होगा और प्लान कामयाब हो जाता तो फिर उसके लिए जीरो सिंपैथी होती, क्योंकि फिर बच्चे का हत्यारा तो वो भी बन जाता। ओम प्रकाश कोई शातिर खूनी नहीं है। उसका प्लान इम्परफेक्ट था। सिंपल प्लान कॉम्प्लिकेटेड हो गया मीरा और आरव के बीच में आने से और खुद ही जख्मी हो जाने से। अगर ये दोनों बीच में ना आए होते तो सिंपल यही था कि वो सबको मार देता और जेल चला जाता। बंसल परिवार की तरफ से देखा जाए तो जिस किसी की भी फैक्ट्री होती है, अगर उस फैक्ट्री की वजह से कोई हादसा होता है तो उसका मालिक पूरी कोशिश करता है कि उसके ऊपर नाम ना आने पाए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि उस फैक्ट्री में कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो किए होंगे और स्कूल भी नाले के ऊपर बना था। तो जब सब काम अवैध तरीके से चल रहा है तो हादसा होना तो तय है। बंसल परिवार ने जानबूझ के किसी को नहीं मारा, बल्कि इस हादसे में तो उनके घर का भी सदस्य मारा गया। अब कोई कितना ही करीबी हो, अगर अपने बच्चे को कुछ होता है तो हर कोई पहले उसकी जान बचाने का सोचता है। उनकी गलती यह थी कि उन्हें ओम प्रकाश और बाकी बच्चों की मदद करनी चाहिए थी। भले अपना नाम ना आने देते पर मदद करते। बात रही कि एक्सेप्ट करना कि उनकी फैक्ट्री की वजह से हादसा हुआ। करंट टाइम में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनसे जो भी गंदगी निकलती है वो सब हमारे हवा पानी को प्रदूषित कर रही है हर रोज। क्या कोई एक्सेप्ट कर रहा है? क्या होता है उसका अगर कोई एक्सपोज करने जाता है कि प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जा रहे? गायब हो जाता है वो इंसान और फिर उसकी लाश मिलती है। तो अगर आप खिलाफ जाएं और सच बाहर लाने की कोशिश करें और उम्मीद करें कि इस देश का कानून या सरकार कोई एक्शन लेगा तो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। कंपनियों के मालिक और सरकार के बीच सांठगांठ रहती है और सब डील हो रखी होती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ये सब देखने के अलावा। रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ आम लोगों के लिए बने हैं, उनका खून चूसने के लिए बने हैं। पैसा है तो सब नियम कानून आपकी जेब में है, पैसा नहीं तो आपके सर पर।
फिल्म में राधा का रोल ना भी होता तो भी काम चल जाता। एक्टिंग की बात की जाए तो सबने अच्छा ही काम किया है। मूवी में जितना भी कलाकार मौजूद हैं सबका काम बढ़िया ही देखने मिला। अब और कुछ है नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं। डिसलाइक का भी ऑप्शन मौजूद है अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया हो। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना प्लीज। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।